हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गौतम कुमार सिन्हा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज इतिहास का हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं कि इतिहास का नेक्स्ट टॉपिक आखिर है क्या। तो कुदाल और हल, ये सेकंड टॉपिक है, कुदाल और हल। हम लोग इसके बारे में अभी इसके बारे में देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे क्या क्या चीज़ बदल रहा था, क्या क्या चीज़ का परिवर्तन हो रहा था। इसमें एक इतिहासकार का नाम भी आता है जिसका नाम है बुकानन। वो किस तरह से किन किन चीज़ों का खोज किया, इस चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। और अंग्रेज़ लोग फिर किस तरह का नीति लाते हैं, कौन कौन लोग थे वहाँ पे, किसान थे, किसान के अलावे और कौन कौन लोग थे, इनके बारे में देखेंगे। एक शॉर्ट टर्म में अभी मैं बता रहा हूँ, उसके बाद में फिर हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे आखिर परिवर्तन क्या हो रहा है। जहाँ की हम लोग देखें बंगाल के क्षेत्र में कि किसानों से किस तरह से राजस्व वसूल किया जाता था और अंग्रेज़ लोग कितने तरह का नियम भी लागू किए किसानों पर, और उसमें ज़मींदार लोगों का क्या आखिर रोल था, इसके बारे में हम लोग देखें। तो चूँकि अंग्रेज़ लोग जो है अब वो देहात क्षेत्र से पहाड़ी इलाकों में आ रहे थे, जंगल के इलाकों में आ रहे थे, वहाँ पे जो भी लोग रह रहे थे उनसे किस तरह से फ़ायदा वो लें, इस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ था, जो कि अभी हम लोग देखेंगे, है ना। तो परिवर्तन के तौर पर यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले दो चीज़ों में परिवर्तन हो रहा था। एक है कृषि के क्षेत्र में और दूसरा था अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, जहाँ के हम लोग किसानों के बारे में यदि देखें तो ये पता चल रहा था कि किसान लोग जितना तरह का उपज कर रहे थे उसका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व दे दिया जाता था। इस तरह से अंग्रेज़ों का अर्थव्यवस्था सुधर रहा था, लेकिन किसानों की अर्थव्यवस्था कुछ खास नहीं सुधरा। इसमें ज़मींदार को भी फ़ायदा हुआ, लेकिन किसानों को बिल्कुल नहीं फ़ायदा हो रहा। लेकिन इस जगह पे क्या है कि अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार आया। पहाड़ी लोग जो थे उनको कुछ फ़ायदा हो रहा था, जंगल में जो लोग रह रहे थे उनको कुछ फ़ायदा हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। अंग्रेज़ लोग इस परिवर्तन को और भी ज़्यादा बढ़ाया और वो अपने फ़ायदे के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कुछ काम किए। क्या क्या काम किए हम लोग विस्तार रूप से देखेंगे। तो ये था अर्थव्यवस्था का रोल। अब हम लोग देखते हैं कृषि के बारे में कि कृषि का क्या आखिर रोल था। तो कृषि की यदि हम लोग बात करें तो दो तरह की बातें थी। एक था झूम की खेती यानी झूम की कृषि, और दूसरा था स्थायी कृषि। ठीक है, एक है झूम की कृषि और दूसरा है स्थायी की कृषि। तो झूम की कृषि देखते हैं कि ये क्या होता था। झूम थी, ये पहाड़ी लोग करते थे। ये क्या करते थे कि जब ज़मीन को कुदालों से पहले कुरेद देते थे और कुरेद देने के बाद में उसे कुछ समय के लिए छोड़ देते थे कि ताकि उस ज़मीन पे फर्टिलिटी की मात्रा बढ़ जाए, है ना। फर्टिलिटी की अगर मात्रा बढ़ जाती है तो उपज ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और वो लोग जो खेती जो करते थे उसे फिर गांव में जाकर, यानी पहाड़ी से जो नीचे नगर जो बसा हुआ था, जो देहात क्षेत्र जो थे, वहाँ जाकर वो बेचते थे और अपनी अर्थव्यवस्था का सुधार करते थे। ठीक है, तो एक जगह क्या करते थे कि ज़मीन को कुदाल से वो कुरेद देते थे, उसके बाद में कुछ समय छोड़ने के बाद में वो फिर से जाकर वहाँ खेती करते थे। तो कुरेद कर छोड़ने के पश्चात क्या होता था कि उसमें फर्टिलिटी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता था, इसलिए वो ऐसा काम करते थे। और झूम की खेती में जो झूम का जो ज़मीन मतलब जो ज़मीन होता था वो बिल्कुल प्राकृतिक पर ही डिपेंड होते थे। ठीक है, इसमें पहाड़ी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था, लेकिन अंग्रेज़ लोगों को इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था। इसलिए अंग्रेज़ लोग ये चीज़ चाहते थे कि झूम की खेती ना हो और स्थायी खेती हो। इसके जगह पे झूम की खेती की जगह पे स्थायी खेती हो। अब स्थायी कृषि क्या था, तो स्थायी कृषि के लिए एक समय को निश्चित कर दिया जाता था कि 10 साल तक इसका, आगे हम लोग देखेंगे इसमें कि ये अंग्रेज़ लोग जो थे ये भी एक नियम बनाए संथालों के प्रति कि 10 ज़मीन का 10वां भाग आपको जोतना है कम से कम 10 वर्ष तक, उसमें खेती करना।
और इस तरह से संथालों को ज़मीन भी दिया गया था और संथाल लोग इस तरह से आगे बढ़ते भी चले गए, ठीक है। तो इसलिए अंग्रेज लोग ये चाहते थे कि झूम की खेती न ये लोग करें और स्थायी खेती पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें, जिसके कारण से पहाड़ी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी भी हुई और अंग्रेज लोग ये चाहते थे कि किसी भी तरह से ये स्थायी कृषि के लिए मान जाए। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग ये देखिए कि आखिर परिवर्तन क्या क्या हो रहा है, इस चीज़ का यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है ना। अब है कि एक इतिहासकार है जिसका नाम था बुकानन के बारे में भी हम लोग विस्तार रूप से देखेंगे, इनके हिस्ट्री के बारे में। फिलहाल हम लोग इस चीज़ के बारे में देखते हैं कि बुकानन जो है वो अंग्रेज़ों के पास ही रहते थे। अंग्रेज लोग ये बुकानन को इसलिए रखे थे कि जितनी भी घटनाएं हैं वो अपने बुक में लिखे या अपने डायरी में लिखे, और इनको घूमने का भी अलाउ था। ये हर क्षेत्र में जा कर देखें कि वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है, वहाँ का मानवता का विकास किस तरीके से हो रहा था, और वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसे है, और वहाँ क्या क्या चीज़ मिल सकता है। बुकानन जो है वो जहाँ भी जाते थे वो ज़मीन के अंदर से भी बहुत सारे मेटल वगैरह का भी वो खोज की, तो इनके बारे में हम लोग विस्तार रूप से हम लोग देखेंगे। फिलहाल देखते हैं कि बुकानन जो है वो एक ऐसी पहाड़ी क्षेत्र में गए थे जहाँ की बहुत सारे लोग आने जाने से कतराते थे, डरते थे, ठीक है। जैसे राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में, राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग थे वो पहाड़िया लोग ही कहलाते हैं, और उसमें एक गांव था जिसका नाम था गंजूरिया। ये गंजूरिया गांव में कौन लोग रहते थे, तो गंजूरिया गांव में ही संथाल लोगों का यहाँ पे निवास स्थान था, ठीक है। तो गंजूरिया में संथाल लोग रहते थे, इसलिए सबसे पहले वो राजमहल की पहाड़ी पर गए और वहाँ के लोगों को वो देखे। तो पहाड़ी लोग वो थे, और गंजूरिया पहाड़ी के पास में गए तो वहाँ के लोग संथाल लोग थे। ये दोनों के बारे में इस चैप्टर में जिक्र किया गया है कि पहाड़ी लोगों की अर्थव्यवस्था या उनका रहन सहन किस तरह का था, और संथाल लोगों का रहन सहन किस तरह का था, ठीक है। तो चूंकि राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में जो पहाड़िया लोग रहते थे, इनकी कार्यविधि और संथाल लोगों की कार्यविधि बिल्कुल अलग था। पहाड़िया लोग, अभी मैं बताया कि पहाड़ों में जो रहने वाले लोग थे वो झूम की खेती करते थे। संथाल लोग जो है वो स्थायी खेती वो करना चाहते थे, या स्थायी खेती में वो निपुण थे, ठीक है। और पहाड़िया लोग जो हैं वो झूम की खेती करना चाहते थे। तो ये लोग कुदाल से अपने ज़मीन को पूरे देते थे, और ये लोग स्थायी खेती करते थे तो इनको हल की ज़रूरत पड़ता था, ठीक है। अंग्रेज लोग पहाड़ी लोगों से नफरत करता था, इसलिए कि ये लोग झूम की खेती करते थे, स्थायी खेती करना पसंद नहीं करते थे, और अंग्रेज लोगों का ये प्रेशर था, दबाव था कि आप स्थायी खेती करें, जो कि पहाड़िया लोग नहीं माने, ठीक है। और संथाल लोग स्थायी खेती करते थे, इसलिए अंग्रेज लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देते थे। अंग्रेज लोगों का ये कहना था स्थायी खेती करने के लिए प्रोत्साहन ज़्यादा से ज़्यादा देते थे संथाल लोगों को। तो संथाल लोगों को ज़मीन भी दिया और वो आगे बढ़े, और उनको ये प्रोत्साहन किए कि भाई आप जो हैं वो पेड़ों को काटें, पेड़ों को काटने का भी प्रोत्साहन दिए, इसलिए कि पेड़ यदि कटेगा तो ज़मीन जो है वो बिल्कुल परती होगा और वहाँ वो स्थायी खेती कर सकते हैं। जबकि पहाड़ी लोग के जो क्षेत्र में जो लोग रहते थे वो पेड़ को नहीं काटते थे। पहाड़िया लोग जो थे वो जंगलों से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम करते थे, वो जंगलों पर ही आश्रित थे, उनके लिए जंगल ही सब कुछ था। उनके लिए जो पेड़ पौधे थे, आम के वृक्ष और नीम के वृक्ष, ये सब बहुत ज़्यादा महत्व रखता था, इसलिए वो पेड़ों को नहीं काटते थे, जंगलों को वो नहीं काटना चाहते थे। और तो चूँकि जब अंग्रेज लोग संथाल को आगे बढ़ाया, धीरे धीरे संथाल लोग आगे बढ़ते चले गए, और पहाड़िया और संथालों में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, ठीक है। पहाड़िया और संथालों में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, और इसी विद्रोह का कुदाल और हल का विद्रोह कहा गया, ठीक है। वही टॉपिक हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कुदाल और हल का विद्रोह किस तरह से स्टार्ट हुआ। इसमें अंग्रेज भी आए,
इसमें जो अंग्रेज जो थे, एक अंग्रेज है जिसका नाम था अगस्टस क्लीवेलैंड। तो अगस्टस क्लीवेलैंड जो है वो सबसे पहले एक शांति प्रस्ताव लाया था। ये बहुत सारे नियम भी लाए। अगस्टस क्लीवेलैंड जो थे वो बहुत सारे नियम लाए, और इन नियमों के तहत पहाड़िया लोग जो थे वो इनके शांति प्रस्ताव या जो नियम थे वो इस चीज़ को नहीं मानते थे। संथाल लोग इनके नियमों को मानते थे, और इसी के कारण अगस्टस जो है वो बहुत भयानक विद्रोह कर चुका था पहाड़ी लोगों के विरोध में, और संथालों को ये आग्रह भी किया कि आप उन लोगों से लड़िए, आप पेड़ काटिए तो वो लोग खुद लड़ेंगे, और इसी बीच जो है वो विद्रोह। तो टोटल इस टॉपिक में यही बात है कि किस तरह से परिवर्तन हो रहा है कृषि और अर्थव्यवस्था में। बुकानन आए, बुकानन वहाँ पे क्या देखें, क्या किए, पहाड़ी लोगों के बारे में वो क्या बतलाएं, इस चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। संथाल लोग कैसे थे, किस तरह से संथाल लोग आगे बढ़ते चले गए, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। और अंग्रेज में अगस्टस क्लीवेलैंड का क्या रोल था उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्लीवेलैंड जब आता है तो किस तरह से अपना एक हर तरह का नियम लागू करता है जिसको पहाड़ी लोग बिल्कुल है कि विरोध करता है, और संथाल लोग उस नियमों को पालन करते हैं। इसीलिए अंग्रेज के नज़र में संथाल बहुत बढ़िया थे, बहुत अच्छे साबित हुए। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका विस्तार रूप से देखते हैं। ये बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म था, इस टॉपिक में हम लोग यही इतना के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखें कुछ स्ट्रक्चर के अनुसार से कि क्या क्या चीज़ था कुदाल और हल के टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना। ठीक है, तो इसका अब हम लोग विस्तार पूर्वक यदि देखते हैं तो कुदाल और हल में बुकानन के अनुसार से सबसे पहले पहाड़ियों लोगों के बारे में हम लोग जानकारी ले लें कि ये क्या थे, बुकानन ने इनके बारे में क्या क्या बातें नोट की हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो बुकानन के अनुसार से पहाड़ियों का व्यवहार बिल्कुल शत्रुतापूर्ण था। पहाड़ी लोगों का जो व्यवहार था वो अंग्रेजों के प्रति सबसे ज़्यादा शत्रुतापूर्ण था। अब ये किस तरह से था ये हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, और कंपनी के अधिकारियों पर वो आशंकित होते थे, यानी कि जितने भी तरह के जो भी कंपनी के अधिकारी होते थे उन लोगों के हर काम पर ये आशंकित होते थे। उनको ऐसा लगता था कि पता नहीं अगर में कौन सा नियम लाएगा और उस नियम के तहत हम लोगों को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। इस तरह से उनके नियमों पर और उनके अधिकारियों पर बहुत ज़्यादा वो आशंकित हुआ करते थे। तो अंग्रेज लोगों का नियम जो है वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता था पहाड़ी लोगों को। और इसके बाद में फिर बुकानन जो है वो ये भी बात बता रहे थे कि जंगलों पर वो आश्रित होते थे, यानी कि पहाड़ी लोग जो है वो बिल्कुल जंगल पर आश्रित होते थे। ये अभी हम बताए हैं एक शॉर्ट स्ट्रक्चर के अनुसार से कि जंगलों पर वो बिल्कुल आश्रित होते थे और आसपास के गांव को लूटते थे। जब उनको अनाज का अभाव हो जाता था, उनका खेती नहीं उतना हो पाता था, क्योंकि झूम की खेती उतना ज़्यादा फसल दे नहीं पाता था। एक जगह कुदार से उसको कुरेदने के बाद में फिर खेती किया जाता था। कुछ समय के पश्चात वहाँ पे खेती किया जाता था, जिसके वजह से अनाज उतना उपज नहीं हो पाता था। और ये सबसे ज़्यादा जंगल पर ही आश्रित होते थे। जंगल को भगवान और देवता के रूप में ये देखते थे। ठीक है, इनका रहन सहन बिल्कुल अलग था पहाड़ी लोगों का, इसीलिए वो जंगलों पर ज़्यादा से ज़्यादा आश्रित होते थे। और जब इनके पास अनाज की कमी हो जाती थी तो ये आसपास के गाँव को लूटने के लिए चले जाते थे। ठीक है, तो इसी बीच जो है इसीलिए अंग्रेज जो है वहाँ पे स्थायी कृषि लाना चाहता था। अब यहाँ पे है कि पहाड़ियों का जो व्यवहार था वो आखिर शत्रुतापूर्ण क्यों था। तो इसके लिए यही है, ये टॉपिक है कि अंग्रेजों ने पहाड़ी लोगों में स्थायी कृषि को उत्पन्न करना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि पहाड़ी लोग जो है वो स्थायी कृषि करें। ठीक है, और उसके लिए तरह तरह के नियम कानून लाते थे, जिसके तहत वो बिल्कुल इस नियमों को पालन नहीं करते थे, बिल्कुल एंटी हो जाते थे। कोई भी यदि अंग्रेज का अधिकारी वहाँ पहुँचता था तो उससे वो पहाड़ी लोग सही ढंग से बात नहीं कर पाते थे और बिल्कुल है कि शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते थे। तो बुकानन जब पहली बार गया था वहाँ तो उसको भी ऐसा ही एहसास हुआ कि हाँ, जब हम, क्योंकि वो भी अंग्रेज़ का ही अधिकारी था, अंग्रेज़ का ही एक आदमी था, वो वहाँ गया तो वो पहाड़ी लोग उसी तरीके से बिहेव भी की शत्रुतापूर्ण रूप से। इसलिए वो अपने बुक में ये बात मेंशन किया है कि पहाड़ियों का व्यवहार बिल्कुल है कि शत्रुतापूर्ण था। ठीक है, अब है कि 1780 में जो अंग्रेज अगस्टस जो थे वो एक शांति नीति लाए थे।
ठीक है। भागलपुर के वो एक कलेक्टर थे, भागलपुर के कलेक्टर थे वो अगस्टस क्लीवेलैंड। तो वो एक शांति का नीति लाए। वो ये चाहते थे कि सबसे पहले जो पहाड़ी लोग हैं इस नीति को वो लागू करें अपने ऊपर, और झूम की खेती को हटाकर वो स्थायी कृषि लाएं। जो भी पेड़ पौधे हैं वो सभी को काटें, क्योंकि स्थायी कृषि में यही होता था कि पेड़ को काटना है और ज़मीन को बिल्कुल है कि उपजाऊ बनाना है और वहाँ वो खेती करनी है। ठीक है, जो कि पहाड़ी लोग इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ थे, बिल्कुल नहीं करना चाहते, और इसी के कारण जो है वो शत्रुतापूर्ण अंग्रेजों से व्यवहार करते हैं। अब हम लोग देखते हैं संथाल के बारे में। ठीक है, कुदाल और हल में सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखें कि राजमहल की पहाड़ी में बुकानन जो था वो राजमहल की पहाड़ी को ही जो गया था, राजमहल की पहाड़ी को ही सबसे पहले वो राजमहल की पहाड़ी में ही वो गया था। अब हम लोग देखते हैं संथाल के बारे में कि संथाल लोग आखिर क्या थे, किस तरह के इनके बारे में क्या क्या पॉइंट है। तो चूँकि संथाल एक स्थायी जीवन अपनाना चाहते थे, ठीक है, संथाल जो है वो एक स्थायी जीवन अपनाना चाहते थे, और पहाड़ी लोगों का ये स्थायी जीवन नहीं था, ये झूम की खेती पर डिपेंड थे, तो ये इनका जीवन जो था वो स्थायी नहीं था। और सबसे बड़ी बात है कि संथाल लोगों का साहूकारों से लेन देन होते रहता था। ठीक है, जब इनको ज़रूरत पड़ता था तो ये सेठ साहूकार के पास चले जाते थे, कुछ पैसे उधार ले लिए और कुछ मदद भी मांग लिए। तो संथाल लोगों का जो लेन देन होता था वो साहूकारों से होता था। ठीक है, अंग्रेज लोग संथाल लोगों की मदद क्यों करता था या फिर इनसे मदद किस तरह से लिया, तो ये चाहते थे कि संथाल लोग जो संथाल को बुलाए। संथाल लोगों को अंग्रेज ने इसीलिए बुलाया कि ये जो है पहाड़ियों से जंगल को छीन ले और पेड़ों को काट दे और वहाँ पे जो है वो स्थायी कृषि करते रहे। ठीक है, इसके लिए ये क्या करते थे, संथाल को एक नियम के तहत बांधे। वो नियम था संथाल के बारे में और भी देखते हैं कि संथाल जो है वो 1810 में गंजुरिया पहाड़ी के पास में वो रहते थे, गंजुरिया पहाड़ियों में रहते थे। गंजुरिया पहाड़ी क्या है, एक पुराना सा गांव था। ठीक है, बुकानन जब ये घूमने के लिए जब पहुंचा, हर जगह जब वो जा रहा था तो सबसे पहले वो राजमहल की पहाड़ी पर भी गया और वहाँ पहाड़ियों लोगों से मिला। उसके बाद में राजमहल की पहाड़ी के ठीक नीचे ही एक गंजुरिया पहाड़ी था, वहाँ जो गांव बसे हुए थे वहाँ के रहने वाले ही संथाल। ठीक है, जंगलों को साफ करके ये खेती करते थे, इनका काम ही था कि जंगलों को साफ करना है और वहाँ पे खेती करना। ठीक है, इसके लिए अंग्रेज लोग 1832 में एक नियम लाया दामिन ए कोह का, दामिन ई कोह का। ये जो दामिन ई कोह होता था, इसमें क्या आखिर नियम थे, तो इसमें ये नियम थे, ये जो था जमीन का एक बड़ा सा भाग था, जमीन का एक बहुत बड़ा सा ये भाग होता था और उस जमीन पे 10वें भाग को 10 वर्ष तक वहाँ पे खेती करना। ठीक है, उस जमीन के बड़े से भाग में 10वें भाग का 10 वर्ष तक खेती करना। इस तरह से संथाल लोगों को ज़मीन मिल जाता था और उनका धीरे धीरे कम से कम एक टुकड़ा यदि ज़मीन मिल गया, एक बड़ा सा अगर ज़मीन मिल जाता है और 10 वर्ष तक अगर उस पर वो खेती कर रहा है तो समझिए कि वो उसका अपना ही हो गया। 10 साल बहुत मायने रखता है किसी जगह पर काम करने के लिए, और इस तरह से उनका क्षेत्र जो है वो धीरे धीरे बढ़ते चला गया। ठीक है, संथाल लोग जो थे वो पहाड़ियों को नीचे आने से रोका करते थे। संथाल लोग वो पहाड़ी के नीचे क्षेत्र में वो बसे हुए थे और ऊपर से जब पहाड़िया लोग आते थे तो संथाल लोग उनसे लड़ते थे, उन्हें रोकते थे, है ना। और जंगल कटने से झूम की खेती नहीं हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट पर ये है कि जंगल यदि कट जाए तो झूम की खेती कैसे आखिर होगा। इस तरीके से जब जंगल को संथाल लोग काटना शुरू कर दिया तो झूम की खेती ख़त्म हो गई, और झूम की खेती जब ख़त्म हो गई तो समस्या ये हुआ कि जो पहाड़ी लोग थे वो झूम की खेती नहीं कर पाते थे और उनकी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी, जिसके तहत वो लूटामारी भी करते थे। और यही नियम के अनुसार से शांति की नियम और दामिन ई कोह के नियम से क्या हुआ कि बहुत ऐसे, जब दामिन ई कोह का जब नियम लाया था, शांति की नीति जब लाया था अंग्रेज लोग, तो बहुत सारे पहाड़ी लोग इस चीज़ को माने और बहुत सारे लोग नहीं भी माने। जो लोग नहीं माने वो लोग पहाड़ी के क्षेत्रों में ही गुफाओं में जाकर छुप गए थे। ठीक है, और छुपे इसलिए कि उनका वो विद्रोह करना था, संथाल का भी विद्रोह करना था और अंग्रेज़ों का भी विद्रोह करना था, इसीलिए वो छुप गए और छुप करके वो विद्रोह करते थे।
है ना। अब है कि यहाँ पे संथाल और पहाड़ियों के बीच में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा विद्रोह हुआ था, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा झगड़ा हुआ, और यही झगड़े को, यही विद्रोह को हम लोग कुदाल और हल की नीति कहते हैं, क्योंकि संथाल लोग हल चलाते थे, वो लोग खेती करते थे, और पहाड़ी लोग कुदाल चलाते थे। इसके बाद फिर संथाल लोगों को जो सेठ साहूकार थे, अंग्रेज़ लोग जो थे, वो टैक्स बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लेने लगे और नए नए तरह का नियम भी बनाने लगे, जिसके तहत संथाल लोग भी बहुत इनकी अंग्रेज़ों की रणनीति को पहचाना कि हाँ ये लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, किस तरह से पहले अपने आप में मिलाते हैं और उसके बाद में नियम लागू करके वो विद्रोह करने के लिए उतारू हो जाते हैं। अंग्रेज़ लोग जो थे वो पहाड़ियों पर भी बहुत ज़्यादा अत्याचार किए, और बाद में जब संथाल से जब फ़ायदा निकल गया तो संथालों के प्रति भी बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लगे। यही चीज़ को देखते हुए संथाल लोग जो है वो अंग्रेज़ों से भी विद्रोह कर चुके थे। वो कब किए थे? तो 1850 के लगभग आते आते संथाल लोग जो थे वो अंग्रेज़ों से विद्रोह कर चुके। इस चीज़ के बारे में हम लोग देखें। अभी कुदाल और हल में बुकानन के अनुसार से पहाड़ी लोगों का क्या क्या आखिर सिस्टम था, किस तरह से वो काम कर रहे थे, इसके बारे में देखें, और संथाल लोग क्या थे इनके बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि बुकानन का विवरण आखिर है क्या, यानी बुकानन के बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि बार बार इस चैप्टर में बुकानन आ रहा था। तो हम लोग ज़रा देख लेते हैं कि बुकानन का आखिर काम क्या है और वो क्या क्या करते थे, किनके वो अधिकारी थे। ठीक है, तो सबसे पहले है कि बुकानन जो थे वो कंपनी का एक अधिकारी के रूप में इनको नियुक्त किया गया था, कोई अधिकारी ही थे, और इनका काम था कि सूचनाओं को इकट्ठा करना, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हो, पहाड़ी क्षेत्रों से रिलेटेड हो, या फिर प्राकृतिक संसाधनों से रिलेटेड हो, इन सभी का वो सूचना जो है वो इकट्ठा करते थे। ठीक है, यदि वो कहीं जाते थे किसी गांव में या किसी समाज में, यदि वो पहुंचते थे तो वहाँ के उनके जीवन यापन करने की विधि और रहन सहन की विधि का भी वो इकट्ठा करते थे। इस तरह के इन्फॉर्मेशन भी वो ले लेते थे। ठीक है, और अपने बुक में, अपने डायरी में मेंशन करते थे और अंग्रेज़ों को भी देते थे। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन के बारे में हम लोग देखें कि वो किस तरह के प्रकार ये प्राकृतिक संसाधनों की खोज किए हैं। तो देखते हैं कि वो सबसे पहले लौ है, खनिज, अभ्रक, ग्रेनाइट और सॉल्ट पीटर, इस तरह के खनिजों का वही खोज की है ना। और है कि नमक बनाने और कच्चा लोहा बनाने की जो पद्धति थी यही बताए हैं, बुकानन ही का देन है। ठीक है, और फेर बदल करके ये बहुत सारे उत्पाद को भी ये बने, बुकानन जो थे वो फेर बदल करके बहुत सारे उत्पाद को भी बने। तो आज का ये जो सेकंड टॉपिक था, इसमें हम लोग इतनी सारी चीज़ों के बारे में पढ़े। सबसे पहले हम लोग देखें कि बुकानन के अनुसार से राजमहल की पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले पहाड़ियों की स्थिति क्या थी। ठीक है, उनका अर्थव्यवस्था और कृषि किस तरह से वो बदला, झूम की खेती से वो स्थायी खेती में बदल गए। ठीक है, उसके बाद में संथालों के बारे में देखें, जहाँ की वो स्थायी खेती ही करना जानते थे, और किस तरह से वो आगे बढ़े, किस तरह से उनको दामी एककों के अनुसार से उनको एक ज़मीन का बड़ा सा भूभाग मिल चुका था, है ना, और किस तरह से वो खेती करते थे, कैसे अंग्रेज़ों को लाभ मिला। और हम लोग ये भी देखें कि संथालों की सबसे ज़्यादा लेन देन जो था वो साहूकारों के साथ में हुआ करता था। संथाल और पहाड़ी लोगों के बीच में किस तरह का विद्रोह हुआ, इसके बारे में भी हम लोग देखें। और बाद में जब अंग्रेज़ लोग संथालों पर भी अपना नीति जब अपनाया, राजस्व की वसूली जब करने लगा, तो उनके साथ भी विद्रोह हो चुका। तो अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से देहात में विद्रोह हो रहा था, यानी कि हम लोग देहात क्षेत्र के ही बारे में पढ़ रहे हैं। तो किस तरह से देहात में विद्रोह हो रहा था, ये हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यही है कि देहात में किस तरह से विद्रोह आखिर हो रहा था। ठीक है, और इनमें कौन कौन सारे क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे थे। तो सबसे पहले था इनमें परिवर्तन बम्बई के क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहा था। ठीक है, तो किस तरह से बम्बई के क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसे बदली। सबसे पहले हम लोग अर्थव्यवस्था की यदि बात करते हैं तो अंग्रेज़ लोग जो थे वो किसानों की अर्थव्यवस्था को बदला। उसके बाद में शहरी क्षेत्र से वो कस्बे में आए, कस्बे से वो गांव क्षेत्र में आए, गांव में किसानों की स्थिति को बदला। उसके बाद में फिर वो पहाड़ी क्षेत्रों में चले गए, जंगलों के स्थिति को भी वो बदलना चाहा।
ठीक है। और इस तरीके से जो विद्रोह का उत्पन्न होते चला गया, उनके नियम, अंग्रेज लोगों के नियम बहुत लोगों को पसंद नहीं आया, जिनको नहीं पसंद आया वो अंग्रेज से विद्रोह कर देते थे। तो हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि देहात में विद्रोह सबसे पहले बम्बई में हो रही थी, और बम्बई के गाँव में हुआ, और यहाँ किस तरह से लोग विद्रोह किए, क्या क्या चीज़ परिवर्तन हुआ जिसके कारण से विद्रोह होते चला गया। यहाँ के बहुत सारे लेख बहियों को भी जलाया गया। सेकंड पॉइंट में हम लोग यही इस चीज़ के बारे में देखेंगे कि लेख बहियों को भी जलाया गया था, आखिर क्यों। है ना। तो देहात में विद्रोह में बम्बई का एक टॉपिक है, और सेकंड टॉपिक है लेख बहियों को भी आखिर क्यों जलाया गया, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और भी बहुत सारी कपास की खेती किस तरह से हो रहा था, उसमें क्या क्या अंग्रेज लोग नियम बनाए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मैं बना कर लाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।